कई बार मुझे ऐसे फ़ोन आए कि लोग एफआईआर लिखाने जाते हैं तो एफआईआर लिखने का पैसा मांगा जाता है, एफआईआर नहीं लिखने का पैसा मांगा जाता है। भारतीय सेना जो है पाकिस्तान में घुसकर उनको मार कर आई, लेकिन अब जहाँ जहाँ पर बैनर देखेंगे तो वहाँ पर प्रधानमंत्री के फ़ोटो लगे हुए हैं, वहाँ पर लोकल लीडर्स के फ़ोटो लगे हुए हैं। हमारे देश से मोदी गवर्नमेंट के जो काउंसिल थे वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव थे वो एब्सेंट रहे, जबकि उन्हें प्रेजेंट रह के उसके खिलाफ पाकिस्तान के खिलाफ वोट करना चाहिए था कि नांदेड़ के अंदर पहुंच के इस जलसे को कामयाब करे, बड़े से बड़ा जलसा करे, ताकि हुकूमत को झुकना पड़े। जो भी इलेक्शंस आते हैं वो इलेक्शंस को हम महाराष्ट्र के अंदर कंडक्ट करेंगे, लड़ेंगे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं शयाब टीवी और इस वक्त हमारे साथ है खास मेहमान अतीक सर, जो इस वक्त महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी हैं। अतीक सर, आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम खास मुलाकात में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। गोवंडी के अंदर एक बहुत अहम मुद्दा काफ़ी गर्म है, वो है ऑफिसर के रिश्वत का, कि वो रंगे हाथ रिश्वत देता हुआ पकड़ा गया। उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन का ये मसला है। सीनियर पीआई थे बापूराव देशमुख, उन्होंने 2.5 लाख रुपए की डिमांड की थी। किसी स्कूल का मसला था, उसमें 1 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। उनके ऊपर एफआईआर बनी और वो कस्टडी में है इस वक्त और इंक्वायरी चल रही है। देखिए, शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन हो या आसपास के जितने पुलिस स्टेशन के मामलात ऐसे ही हैं कि छोटे से पान की दुकान से लेकर बैग के कारखाने, जरी के कारखाने, दुकानदारों से, रिक्शा स्टैंड से, टैक्सी स्टैंड से, होटलों से, यहाँ तक के कोचिंग इंस्टीट्यूशन के अंदर घुसकर या डॉक्टरों को ले जाकर जो पुलिस है वो अपने पावर का इस्तेमाल करके उनसे पैसे वसूली का काम कर रही है। और स्पेशली मैं पुलिस स्टेशन, कई बार मुझे ऐसे फ़ोन आए कि लोग एफआईआर लिखाने जाते हैं तो एफआईआर लिखने का पैसा मांगा जाता है, एफआईआर नहीं लिखने का पैसा मांगा जाता है। अगर पुलिस स्टेशन में आप चले गए तो बिना पैसे दिए आप वापस नहीं आ सकते। ऐसी कई एक घटनाएँ हमारे सामने आई और मैं बहुत जल्द इसके ऊपर हमने RTI करके बहुत सारे डेटा कलेक्ट किया। बहुत जल्द इसके ऊपर हम कमिश्नर के पास एक शिकायत करने वाले और बहुत जल्द एक आवाम के सामने एक फैक्ट रखने वाले हैं कि किस तरह से शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन की कार्यशैली और उसके ऊपर किस तरह से क्वेश्चन किया जा सकता है। सर, ये पुलिस महकमे के अंदर हवलदार से लेकर ऑफिसर तक जो रिश्वत खोरी का बहुत ज़्यादा चलन चल गया है, इसके पीछे क्या रीज़न है? क्या उनको सरकार सैलरी बराबर नहीं दे रही है या कोई और रीज़न है इसके पीछे? देखिए, गोवंडी के लिए एक बहुत फेमस बात है, ये पुलिस वाले भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि ऐसा कहा जाता है, इसमें कितनी सच्चाई मैं उसकी पुष्टि तो नहीं करूंगा, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि पुलिस ऑफिसर्स पैसे दे के ट्रांसफ़र लेके शिवाजी नगर में आते हैं और इसको कोयले की खदान की तरह देखा जाता है जहाँ पर हीरा मिलता है। और एक एक पुलिस ऑफिसर जो यहाँ पर आते हैं, इक्का दुक्का छोड़कर कुछ ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स भी यहाँ पर हैं और गुजरे भी हैं यहाँ से, लेकिन बाकी जो उनको छोड़कर लोगों के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति बन जाती है वो कहाँ से आती है? तो लोगों का क्वेश्चन जो है वो रेज़ किया जाता है पुलिस की कार्यशैली के ऊपर और पुलिस पर्सोनल की जो जिस तरह से सीनियर को पकड़ा गया रंगे हाथ, तो लोगों के ऊपर शक जाता है कि किस तरह से पुलिस स्टेशन में वसूली का काम किया जा रहा था। सर, हम देखते हैं मध्य प्रदेश का एक बीजेपी का मंत्री, वो हमारी बहादुर बेटी सूफिया कुरैशी के ख़िलाफ़ गलत शब्दों का इस्तेमाल करता है। इस ताल्लुक से क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा की दोहरी राजनीति है। मैं भाजपा के बारे में क्या ही कहूँ। एक तरफ जनरल सोफिया कुरैशी ने यह हिंदुस्तान की बेटियों का नाम गर्व से रोशन किया, और मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो सिर्फ मुस्लिम बेटियों का नाम रोशन किया, उन्होंने लीड किया जिस मिशन सिंदूर को, उसमें जितने भी पहलगाम के अंदर जितनी भी मेरी बहनों के सिंदूर को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने ताक किया था, उन सब का बदला लेकर उसने हिंदुस्तान की बेटी का नाम रोशन किया। हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति जो हिंदुस्तानी अपने आप को समझता है उनका सर बुलंद किया। लेकिन सिर्फ वही लोग सोफिया कुरैशी के रोल के ऊपर संदिग्ध कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, जो अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं समझते हो, जो अपने आप को भारतीय नहीं समझते हो। और भारतीय जनता पार्टी की ये दोहरी राजनीति है। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर को पूरी तरह से भारतीय सेना ने लीड किया, भारतीय सेना ने किया। भारतीय सेना जो है पाकिस्तान में घुसकर उनको मार कर आई, लेकिन अब जहाँ जहाँ पर बैनर देखेंगे तो वहाँ पर प्रधानमंत्री के फ़ोटो लगे हुए हैं, वहाँ पर लोकल लीडर्स के फ़ोटो लगे हुए हैं, वहाँ से सेना गायब है। तो
तो एक तरफ आप ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट ले रहे हैं और दूसरी तरफ जनरल सोफिया कुरैशी को आप आतंकवादी की बहन कह रहे हैं। इस तरह की घटिया मानसिकता किसी हिंदुस्तानी की नहीं हो सकती। उस मिनिस्टर को तो मिनिस्ट्री से भाजपा ने तुरंत हटा देना चाहिए। इसके अलावा उसके ऊपर देशद्रोही का कानून चला, देशद्रोही का कानून लगाकर, देशद्रोही का केस लगाकर उसको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए, ताकि कल कोई इस आर्मी और हमारी जो फोर्स है, आर्म फोर्सेस, उसके ऊपर क्वेश्चन करने और टिप्पणी करने से 10 बार पहले सोचे। सर हम देखते हैं एक तरफ तो ये सूफिया कुरैशी ने इतना बड़ा ऑपरेशन को लीड किया, ऑपरेशन किया, और दूसरी तरफ ही 9 मई को अंदर जो है IMF का एक जो प्रोग्राम हुआ उसके अंदर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ वोटिंग नहीं किया। और ऐसा भी पढ़ने में सुनने में आ रहा है कि एक वाहिद मुल्क हिंदुस्तान है जिसने वोटिंग का बाइकाट किया, वोटिंग से बाहर रहा। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो फंडिंग करता है कि मतलब आपके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स को अगर फिनेंशियल इश्यूज़ आ रहे हैं तो उसको IMF जो है गाइड भी करता है और फंड भी करता है। तो उसमें वोटिंग लगती है अमेरिका के कहने पर। मैंने भी ये चीज़ पढ़ी थी कि अमेरिका के कहने पर जो है हमारे देश से मोदी गवर्नमेंट के जो काउंसिल थे, वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव थे, वो एब्सेंट रहे, जबकि उन्हें प्रेजेंट रह के उसके खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ वोट करना चाहिए था। और जिस तरह से भाजपा के नेता और भाजपाई जिस तरह से यहाँ के हिंद के मुसलमानों पर, हिंदुस्तान के मुसलमानों के ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि हम पाकिस्तान या 2 नेशन थ्योरी के सपोर्टर्स हैं या पाकिस्तान के सपोर्टर्स हैं, इसको जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बहुत अच्छी तरह से धो दिया। क्योंकि पूरे ऑपरेशन सिंदूर हो या जब से पहलगाम का मसला पेश आया, आप देखिए कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी किस तरह से पाकिस्तान को उनकी औकात दिखाते नज़र आए और बेबाकी से पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते नज़र आए। और IMF के खिलाफ भी उन्होंने बोला, क्योंकि IMF ने उन्हें फ़ंड किया। तो हिंद के मुसलमान जो हिंदुस्तान के ही हैं, हिंदुस्तान के लिए जान दे सकते हैं और हिंदुस्तान के लिए किसी की जान ले सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 2 नेशन थ्योरी को हमने रिजेक्ट कर दिया था, और उसी 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करते हुए आज उस 2 नेशन थ्योरी के ख़िलाफ़ भी हम बोलते हैं। और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अगर जंग लड़ने की बात आएगी, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अगर कोई बात आएगी, तो हिंद का मुसलमान सबसे पहले पहली सफ़ में आगे अपने आप को शहीद करते हुए और पाकिस्तानियों को नेस्त नाबूद करते हुए नज़र आएगा। सर हिंदुस्तान के अंदर ख़ास तौर पे देखा जा रहा है इस वक्त कि बीजेपी हुकूमत की तरफ से वफ़ की जो जायदाद है उसको हड़पने की कोशिश है, और इसके लिए जो है कोर्ट में भी केस चल रहा है और रोड पे भी लोग लड़ रहे हैं। और 24 तारीख को नांदेड़ के अंदर मुस्लिम मसल्ला बोर्ड के बैनर तले एक बड़ा प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है, जलसा किया जा रहा है, उस पर आपका क्या कहेंगे? अब देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो भी प्रोग्राम सेट किया, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी उसके अंदर लब्बैक कह रहे हैं। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने पार्टी के हम लोगों को, तमाम पार्टी के मेंबरान को ये पहले से ही इंस्ट्रक्शंस दे रखा उन्होंने कि जो भी वक्फ पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ के ऊपर जो भी प्रोग्राम्स करेगी उसमें पार्टिसिपेट करना है हम लोगों को। तो मैं नांदेड़ के अंदर जो प्रोग्राम है 24 तारीख को, उसमें जो MIM की नांदेड़ की टीम है या पूरे महाराष्ट्र की टीम है, मैं उनसे कहूँगा कि नांदेड़ के अंदर पहुँच के इस जलसे को कामयाब करे, बड़े से बड़ा जलसा करे, ताकि हुकूमत को झुकना पड़े और हुकूमत को ये समझ में आए कि इस वक्फ कानून के ख़िलाफ़ देश का मुसलमान जाग चुका है। और पॉलिटिकल पार्टी होते हुए भी हम पर्सनल लॉ बोर्ड के मानने वाले हैं। पर्सनल लॉ बोर्ड हमारे लिए है, हम मुसलमान हैं। पर्सनल लॉ बोर्ड जब भी हमें आह्वान देगा, हम खड़े रहेंगे अपने जान माल के साथ इंशाल्लाह। सर महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी हैं और BM से इलेक्शन करीब है, कोर्ट ने भी कह दिया कि 4 महीने के अंदर आपको इलेक्शन कराना है, तो क्या कुछ तैयारी है? बाकी पार्टियों ने अपने कैंडिडेट का चेहरा सामने रखना शुरू कर दिया है, आपके तरफ से एक चेहरा कब आएगा? देखिए, चेहरा हमारा भी आना शुरू हो जाएगा, लेकिन एक चीज़ है कि हमारी जो महाराष्ट्र एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसके अंदर प्रिसाइड किया इम्तियाज़ जलील सर ने एकदम क्लियर कट कहा, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि आने वाले जो भी इलेक्शंस हैं, चाहे वो कॉरपोरेशन के इलेक्शन हो, महानगर पालिका हो, ज़िला परिषद हो, जो भी इलेक्शंस आते हैं वो इलेक्शंस को हम महाराष्ट्र के अंदर कंडक्ट करेंगे, लड़ेंगे। और गोवंडी के अंदर हमारी ये उम्मीद है कि आने वाले इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर हम लड़ेंगे। हमारा
स्टडी उसके ऊपर हो चुका है, जो आला अधिकारी हैं उनसे बात हो चुकी है। हम कोशिश करेंगे कि अच्छे पढ़े लिखे नौजवान जो हैं, जो लोकल हैं, जो यहाँ के मुद्दों पर काम करने वाले हैं, मुद्दों पर बोलने वाले हैं, जो हाउस में भी जाकर बोल सकें, जो लोगों की दिक्कतों में आधी रात खड़े रह सकें, जो आवाम को डराने की बजाय ख़ुद आवाम से डरे, ऐसे कॉरपोरेटर्स लेकर आने की हमारी ज़िम्मेदारी है। और इंशाल्लाह बेहतरीन जो कैंडिडेट्स है वो देने की कोशिश करेंगे, ताकि गोवंडी की आवाम जो है ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर ज़्यादा से ज़्यादा कॉरपोरेटर जाए, ताकि हम गोवंडी को पूरे महाराष्ट्र में एक मॉडल की तरह बनाएं कि ये होते हैं कॉरपोरेटर्स और ये होता है काम कॉरपोरेटर्स का, और मजलिस का नाम जो है रोशन करें। शुक्रिया सर बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, ये थे अतीक सर जो हमारे शहाब टीवी के प्रोग्राम ख़ास मुलाकात में शरीक थे। हम फिर कोशिश करेंगे किसी और अहम शख्सियत के साथ आपको रूबरू कराएं हमारे इस प्रोग्राम में। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।